साथियों, वर्ण मातृका चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने इस चैनल पर हिंदी और संस्कृत भाषा में भिन्न भिन्न विषयों पर, भिन्न भिन्न टॉपिकों पर अच्छे से अच्छे नोट्स दिए जा रहे हैं। आप देखते रहिए। अभी तक जो है संधि प्रकरण समाप्त हुआ है, वाच्य पढ़ाया जा चुका है, कारक पढ़ाया गया है और आज हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो समास प्रकरण से जुड़ा हुआ है। साथियों, टीजीटी की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो या टेट हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें समास से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 4 नंबर या 4 क्वेश्चन पक्के हो जाएं, इस उद्देश्य से इस प्रकरण को शुरू किया जा रहा है। और आप यदि ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको संभवतः अन्य वीडियो की अपेक्षा समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये सरल तरीका है। हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा सरल से कठिन की ओर चलें। यदि आपको सरल आ जाएगा तो कठिन भी आना जो है नितांत आवश्यक हो जाएगा। तो साथियों, आज हम लोग समास प्रकरण के अंतर्गत समास को पढ़ें। समास क्या है, समास कैसे होता है, समास की कौन कौन विधियां हैं, समास को कैसे एक किया जाता है, समास से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। जैसे देखिए, हमने लिख दिया समास। समास का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह संक्षेप। क्या है? संक्षेप करना। अब संक्षेप का पर्यायवाची जान लीजिए कि जैसे लघु है, छोटा है, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। समास का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप करना, लघु या छोटा करना। साथियों, कैसे छोटा किया जाता है? तो कहा गया है कि जब अनेक पदों को एक पद में निक्षेपित करके हम एक पद बनाते हैं तो वह समास होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अनेक पदों को एक पद में निक्षेपित कर एक नया पद बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? कहा गया कि अनेक पदों को जो है एक पद में निक्षेपित करके एक पद बनाया जाता है या एक नया पद बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। अब जैसे देखिए कि एक पद हो गया लंबा है उधर जिसका,
साथियों देखिए, ये पद क्या कितने हो गए? एक यह पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह देखिए चौथा पद है। ये चार पद मिलकर के जो है जो एक पद बनाते हैं वह हो गया लंबोदर, वह हो गया लंबोदर। यानी इन चारों का चार बराबर हो गया एक। ठीक है। अब चूंकि यह समास प्रकरण का है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया। लंबोदर यानी उदर किसका लंबा है, बड़ा है, तो कहा गया अर्थात गणेश जी। तो साथियों अभी तो हम बहुव्रीहि समास में पर नहीं पहुंचे, अभी हम समास को जो है सरल तरीके से आपको बता रहे हैं कि कैसे अनेक पद होते हैं, कैसे एक पद होता है। तो यहाँ देखिए कि 1 2 3 4 ये चार पद मिलते हैं तो एक पद बनता है। एक पद को का बनना ही यह संक्षेप होता है, लघु होता है, छोटा होता है। इसी तरह साथियों यह जैसे राजा का पुत्र, एक पद है राजा का पुत्र, बराबर होता है राजपुत्र। यहां भी साथियों देखिए यह तीन पद हैं, 1 2 3, यह तीन पद मिलकर के एक पद बनाते हैं राजपुत्र। इसलिए इस पद को जो है हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि समास में जो है दो चीजें होती हैं, एक संक्षेपीकरण होता है, एक विस्तृतीकरण होता है। ठीक है, या विशदीकरण होता है। संक्षेपीकरण क्या है कि जब हम छोटा करते हैं, अनेक पदों को जब हम मिला करके छोटा करते हैं तो वह संक्षेपीकरण होता है। लेकिन विशदीकरण जब कहा जाता है कि जब हम समास पद को जो है अनेक पदों में विभक्त करते हैं तो वह विशदीकरण हो जाता है या विस्तृतीकरण हो जाता है। तो ऐसे पदों को साथियों समास कहते हैं। लेकिन परीक्षा में जब पूछ दिया कि जाए कि समास किसे कहते हैं तो आप तुरंत टिक करिए कि संक्षेप जो करना, जो समास का शाब्दिक अर्थ है वह संक्षेप करना होता है, लघु करना होता है, छोटा करना होता है या संक्षेपीकरण हो करना होता है। विशदीकरण कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए आप 1 नंबर 2 नंबर पक्के करने के लिए आप इसे ध्यान दीजिए कि समास को हम संक्षेप में क्या कहते हैं, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप करना होता है, न कि विशदीकरण। तो साथियों इस तरह से समास शब्द की व्याख्या तो की जा चुकी है। अब समास कितने प्रकार के होते हैं उस पर एक प्रकाश डाला जाए कि समास के रूप क्या है, समास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उनकी प्रक्रियाएं क्या हैं। क्योंकि जितने भी समास हैं हिंदी में सबके अपनी अपनी एक विशेषता है। अब जैसे समास के भेद हम कहें तो यहां देखिए इसमें कोई क्रम नहीं होता है कि जो जैसे हम बहुव्रीहि कह दिए तो तत्पुरुष कह दिए, लेकिन एक सिस्टम है कि हम तत्पुरुष से शुरू करें, अव्ययी भाव से शुरू करें। तो यहाँ देखिए जो पहला समास होता है वह अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव समास। जो दूसरा समास होता है वह तत्पुरुष होता है। तीसरा जो समास होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास होता है। चौथा जो होता है बहुव्रीहि कहा जाता है, बहुव्रीहि, व्रीहि नहीं कहा जाता है।
प्राय लोग उच्चारण में इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं, लेकिन ह्रस्व मात्रा होने के कारण इसे बहुव्रीहि कहा जाता है। जो पांचवा समास है यह द्विगु समास है। इसे हम द्विगु समास कहते हैं। और जो छठवां है वह द्वंद्व है। इसमें भी साथियों जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनसे गलतियां होती हैं कि यह द्वंद्व होता है, दोनों में आधे वह होते हैं। तो कभी कभी शब्द में दे दिया जाता है वर्तनी में कि सही क्या है, द्वंद्व है कि दंड है। तो आप यह ध्यान दिया करिए कि द्वंद्व में दोनों में वह होता है। साथियों ये 6 समास होते हैं। अब इसमें जैसे होता है, मैं संक्षेप में आपको बता दूं, फिर इसका विशदीकरण किया जाएगा कि अव्ययी भाव समास क्या है। कि कुछ हिंदी और संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब होता है कि अ और व्यय, यह 2 शब्द हैं। अ और व्यय। व्यय माने होता है खर्च, अ माने न हूं, यानी न खर्च हूं क्या, तो उसे कह दिया गया अव्यय। इसे कहा जाता है अव्यय। जो खर्च नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। कैसे खर्च नहीं होता है, तो यहाँ चूंकि पैसे का लेन देन नहीं है, हिस्से का बंटवारा नहीं है, बल्कि हम भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा में होता क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इन दोनों में चाहे वचन में परिवर्तन हो या विभक्ति में परिवर्तन हो या लिंग में परिवर्तन हो, जिन पर कोई असर, इनके परिवर्तन होने पर, यानी संज्ञा सर्वनाम पदों में वचन के परिवर्तन होने पर, विभक्ति के परिवर्तन होने पर और लिंग के परिवर्तन होने पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वह हूबहू प्रयोग किए जाते हैं। चाहे वह स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, चाहे वो जैसे और शब्द है, ठीक है, यथा शब्द है, आ शब्द है, परा शब्द है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं जिन पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे पदों को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद अव्यय होता है। यह चूंकि संक्षेप में आपको समझाया जा रहा है, इसका जब हम विस्तृतीकरण करेंगे तो आपको और चीजें बताई जाएंगी। दूसरा है, देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद, पूर्व पद जो है गौण हो। प्रधान और गौण में आप समझिए कि प्रधान क्या है और गौण क्या है। प्रधान का मतलब होता है कि जो बदले न, जो मुख्य हो। इस समास में 2 पद हैं। पहला जो है पद गौण होता है, दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है। संस्कृत में कहा जाता है कि उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। बहुत परिभाषाएं हैं। उत्तर पद प्रधान हो या जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे हम तत्पुरुष कहते हैं। या इनके साथ साथ जो है पदों का जो मेल होता है, जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, ठीक है, का पुरुष है, तो ऐसे पदों को जो है हम तत्पुरुष समास में कहते हैं कि यहां प्रधान जैसे हो गया पुरुष, गौण क्या हो गया
कि राज पुरुष है, राजा का पुरुष हो गया। यहां दीन कर दीजिए तो दीन पुरुष हो गया। हीन कर दीजिए तब भी यह हीन पुरुष होता है। तो साथियों यह गौण होता है। गौण का मतलब यह परिवर्तित होता रहता है, और यह जो होता है मुख्य होता है, प्रधान होता है। आज बस इतना ही रहेगा क्योंकि समय का अभाव है। आप समझ लीजिए जो तीसरा समास है कर्मधारय समास है। साथियों इसमें दो पद होते हैं। पहला पद जो होता है विशेषण होता है। पहला पद जो होता है साथियों इसमें कर्मधारय में कि पहला पद विशेषण होता है। दूसरा जो होता है विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। जैसे तो साथियों इसमें देखिए पहला विशेषण हो गया, दूसरा जो है विशेष्य हो गया। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि जिसकी विशेषता विशेषण शब्दों से बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और जिन शब्दों से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। एक अलंकार के अंतर्गत होता है कि इसमें एक पद उपमेय होता है, एक पद उपमान होता है। तो साथियों दोनों स्थितियां होती हैं कि एक उपमेय है, दूसरा उपमान है। अब जैसे देखिए इसमें दिया जाता है नील कमल। यहां देखिए कमल की विशेषता क्या है, विशेषण क्या है कि वह नीला है। ठीक है, यहां कमल देखिए यह विशेष हो गया, नील जो हो गया इस कमल की विशेषता है। इसी तरह नीलोत्पल है, नीलोत्पल यहां भी देखिए नील जो है विशेषण है, उत्पल जो है विशेषता, यह विशेष्य है। उत्पल जो है विशेष्य है, नील जो है इसका विशेषण है। इसी तरह पीतांबर है। पीतांबर में साथियों पीत अंबर होता है, पीत अंबर दोनों समास होता है। जब परीक्षा में दे दिया जाए कि पीतांबर में कौन समास है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि समास दिया गया है और कर्मधारय नहीं दिया गया है तो आप बहुव्रीहि पर लगाएंगे। यदि कर्मधारय दिया है बहुव्रीहि नहीं दिया है तो आप जो है कर्मधारय पर लगाएंगे। यदि दोनों दिया है तो उपयुक्त दोनों होगा, यदि दोनों में किसी का नहीं दिया है तो कोई नहीं होगा। तो साथियों यहां देखिए पीत, पीत जो है विशेषता है, किसकी विशेषता है, अंबर की। तो ऐसे पदों को जिसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा जो है विशेष्य हो, दोनों जो है एक विभक्ति के होते हैं। एक और पहचान इसमें होती है साथियों कि इन दोनों की विभक्तियां जो होती हैं वह एक होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। यदि प्रथमा विभक्ति का है तो प्रथमा विभक्ति का विशेषण भी होगा, प्रथमा विभक्ति का विशेष भी होगा। तो यह चीज है। इसी तरह जैसे मृग नयन है, नयन कैसा है तो मृग जैसा है। ठीक है, तो पहला पद जो है इसमें मृग हो जाता है, दूसरा नयन होता है। ठीक है, पीतांबर है, यह देखिए कैसा अंबर है तो पीला है। तो इस तरह से साथियों यह कर्मधारय समास हो जाता है। अब साथियों आइए हम बहुव्रीहि समास पर चलें। इसका एक संस्कृत में
बहुत अच्छी व्याख्या की गई है संस्कृत भाषा में कि बहुव्रीहि किसे कहते हैं। यदि आपको यह सूत्र याद हो जाए, अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि या अनेकम अन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जब अनेक पद, अनेकम कहा गया है जब अनेक पद मिल करके अन्य अर्थ, पद अर्थे, अनेक पद मिलके अन्य अर्थ का जब बोध कराते हैं तो वह वहां बहुव्रीहि समास होता है। यह समास प्रायः जो है देवतावाची होता है, या देवताओं के साथ जुड़ा होता है या असुरों के साथ जुड़ा होता है। इन दोनों का जो है देवी देवताओं के नाम पर होता है। पर्यायवाची समूह भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो चीज आपको बताया जा रहा है कि गुण संधि के अधिकांश उदाहरण जैसे दिनेश है, सुरेश है, महेश है, गजेंद्र है इत्यादि तमाम जो शब्द हैं गुण संधि के अंतर्गत आते हैं, वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कहा गया है कि दशानन 10 हैं, 10 हैं मुख जिसके, ये हिंदी में है, इसका 10 एक पद हो गया या दूसरा या तीसरा या चौथा। 10 मुख जो है उसका नाम हो गया दशानन। दशानन किसे कहा जाता है तो रावण को कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह देखिए 2 पद इसमें है प्रधानमंत्री। एक आपको ऐसा उदाहरण बताया जा रहा है कि इसमें पूछ दिया जाता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री शब्द में कौन समास होगा। ऐसी स्थिति में देखिए कि प्रधान है या मुख्य है जो मंत्री, ठीक है, जो प्रधान है या जो मुख्य है वह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो ऐसे पदों में जो है हम बहुव्रीहि समास लगाते हैं। साथियों इसकी वीडियो अगली आपको मिलेगी जिसमें एक एक जो है समास की व्याख्या की जाएगी। एक एक समास के विषय में आपको संक्षेप में भी बताया जाएगा। परीक्षाओं में कैसे आते हैं, कैसे आपकी पहचान होगी, यह आप हमारी अगली वीडियो देखिए। इसी तरह जो है द्विगु है, द्विगु समास। द्विग का अर्थ ही है, देखिए द्वि माने होता है 2, गु माने होता है पद। ठीक है। तो जिसमें 2 पद हो और संख्यावाची हो, 2 पद हो, संख्यावाची हो और समस्त पद मिलकर के समूह का बोध कराते हो। पद 2 हो, पहला पद जो है संख्या का बोध कराता हो और समस्त पद मिलकर के जो है एक समूह, जैसे देखिए त्रिनेत्र। यहां देखिए त्रिनेत्र है। नेत्र कितने हैं तो कहा गया 3। ठीक है। एक पद इसका बनेगा तो यह हो गया त्रिनेत्र। साथियों अब देखिए इसी तरह पंचवटी है। पहला पद जो है पंच है, पंचवटी, 5 बरगदों का समूह पंचवटी है। शताब्दी, ठीक है, 100 वर्षों का जो समय होता है वह शताब्दी कही जाती है। त्रिवेदी, 3 वेदों का जो समूह होता है उसे त्रिवेदी कहा जाता है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का जो ग्रंथ होता है उसे अष्टाध्यायी। तो ऐसे जो पद हैं इसे जो है हम द्विगु कहते हैं। यह तीनों जैसे समूह का बोध मतलब हो जाता है। एक चीज और आपका क्लियर कर दें कि पहला पद जो है आपका संख्यावाची हो, दूसरा समूहवाची हो। समूह का मतलब होता है एक जैसा,
ऐसा नहीं कि एक लाल हो, एक पीला हो, एक काला हो जाए, ऐसा नहीं है। जो उसमें मिले हुए हो, जो भी समूह में हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, जो भी है वह एक जैसे। जैसे दशानन में मुख कैसा है, तो आप कभी रावण का फोटो देखिए, ठीक है, दशहरा के समय आपको रावण दिखेगा, तो उस समय आपको दिख जाएगा कि जितने भी मुख हैं उसमें मूछें एक जैसी हैं, आंखें एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की जो है छोटी आंखें हैं, किसी की बड़ी हैं, कोई बिना मूछ का है, कोई मूछ वाला है, कोई जो है मूछ लटकाए है, कोई उठाए है, ऐसा नहीं है। सब जो होंगे वह एक जैसे होंगे, तो उसे कहा जाता है समूहवाची। तो गुण जो होता है, रूप और गुण जो होता है साथियों, वह जब एक जैसा होता है, प्रकृति एक जैसी हो जाती है, तो वह सब जो है समूहवाची कहलाता है। तो इस तरह साथियों यह द्विगु समास हो गया। अब इसे कहा जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व माने होता है कि यह संबंध का बोध कराता है, कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं। जैसे माता, अब इसको जोड़ने वाला एक पद है पिता, और जोड़ने वाला जो पद है साथियों पिता नहीं है बल्कि और है। जिन पदों में और जुड़ा होता है, यह समास विग्रह करते समय हम और लगा देते हैं, एव लगा देते हैं, संस्कृत में च लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह हो जाता है द्वंद्व समास। साथियों इसमें ध्यान देना यह है कि दोनों का कहीं न कहीं आपस में संबंध होता है। जैसे भाई बहन, दिन रात, पाप पूर्ण, राम केश, लाल पीला, लेन देन, खटाई मिठाई, तमाम चीजें, खट्टा मीठा, ठीक है, तो इनका आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंध हो। विग्रह करने पर और शब्द आए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द आए, एव शब्द आए, संस्कृत में च शब्द आए, तो ऐसे पदों में जो है द्वंद्व समास होता है। साथियों इसमें यदि ऐसा चिन्ह लगा होता है जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, योजक माने जोड़ने वाला होता है, योजक चिन्ह। साथियों यह जो चिन्ह है यह जोड़ने वाला है। किसको जोड़ेगा? तो दो पदों को, जैसे माता और पिता है, ठीक है। अब ऐसे यदि लिखा है माता पिता, तो यह समझ लीजिए कि इसमें जो है द्वंद्व समास होता है। तो साथियों समास प्रकरण कहा जाए तो बहुत बड़ा भी है, और जिस पर एक दिन में या एक घंटे में आपको बोध करा देना ये हमारी भूल होगी, क्योंकि मैं आपको शुरू में कह दिया हूं कि मेरी एक प्रकृति है कि मैं सरल से कठिन की ओर जाता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। आप एक शिक्षक बनिए, मास्टर बनिए, न कि एक प्रतिभागी परीक्षार्थी बनिए। यदि आप एक समास जान जाते हैं या समास के जो नियम हैं, जो ट्रिक हैं, वह जान जाते हैं, तो आपको समास पद नहीं रटना पड़ेगा। आप जो भी समास आएगा उसका जो हल करेंगे, आप उसको तुरंत जो है ऐसे ट्रिक बताए जाएंगे अभी, उसमें आप जो है सरलता पूर्वक जो है किसी समास को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में खाली इतना ही आपको बताया गया है। आप मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दीजिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास में पद कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक समास विग्रह होता है, एक समास पद होता है। जब हम पदों को अलग अलग करते हैं तो वह समास विग्रह होता है, अलग अलग हुए पदों को जब हम एक करते हैं तो वह समास पद होता है। साथियों समास और संधि में अंतर होता है।
कि समास को जो है हम जब करते हैं तो दो पदों में विभक्त करते हैं, और संधि में जब हम करते हैं तो उसमें धन का निशान लगा होता है। साथियों, बहुत देखने में आता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो समास विग्रह करते समय धन को भी लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। और समास के विषय में अधिक जानकारी आप अगले वीडियो में देखिए। आज के लिए बस इतना। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को, आप नए यदि सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। साथियों, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपके लिए सार्थक हो, आप सफल अभ्यर्थी बने, एक पद प्राप्त करें। इस आशा में हम एक नया से नया वीडियो, सरल से सरल तरीका जो अपनाते हैं। तो इन शुभकामनाओं के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। धन्यवाद।